What is menstrual cycle? नॉर्मल साइकिल की ड्यूरेशन 25 डेज से लेकर 40 डेज के बीच में हो सकती है, लेकिन अगर किसी का पीरियड एक महीने 25 दिन पर आता है, अगले महीने 40 दिन पर आता है, तीसरे महीने 35 दिन पर आता है, देन दिस इज इरेगुलर पीरियड। तो अगर 9 से पहले किसी का पीरियड स्टार्ट होता है, हाँ, तो वो इन दैट केस दे शुड विजिट अ गायनेक, राइट? उसका पीरियड बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ, उसका हाइट थोड़ा कम रह जाता है। इनफैक्ट मिनार्की की एज भी अभी हमने 9 से बोलना शुरू कर दिया। नाउ वी आर टेकिंग 9 एज द नॉर्मल एज। पहले हम लोग 9 नहीं मानते थे। आई एम फेसिंग, माई सिस्टर्स आर फेसिंग, माई फ्रेंड्स आर फेसिंग, सब में एक कॉमन चीज है जो है इरेगुलर पीरियड। ये एक्चुअली पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। कभी किसी को ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, किसी को बहुत ज्यादा होती है, यानी कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग। जैसे जेंट्स की दाढ़ी होती है, ऐसे मोटे मोटे हेयर निचले हिस्से में आ जाना, ये चिन एरिया, ये इस एरिया में एक्नी होना। हाउ टू मेंटेन दैट हाइजीन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? कपड़ा यूज करना, धोना, सुखाना, दिस इज टोटली अनहेल्दी। कपल्स, पार्टनर्स कांटेक्ट में आते हैं तो एसटीडी के चांसेस होती है। आज बहुत यंग लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं। कोई भी प्रेगनेंसी अनवांटेड नहीं होनी चाहिए। यू शुड know how to protect yourself. नमस्ते, मैं स्वागता घोष। आप सभी को हेल्थ लोकल चैनल की ब्रांड न्यू पॉडकास्ट पे स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ मनोकामना हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। आज हम बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पहले हम मैम को वेलकम कर लेते हैं। वेलकम मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम। आज की जनरेशन में बहुत ही जो प्रॉब्लम है वो है मेंस्ट्रुअल इशू, जो बच्चियों में दिख रही है बहुत ज़्यादा। द मेन प्रॉब्लम इज कोई भी इसके बारे में ना वोकल नहीं होता है। बिल्कुल, चीज़ें छिपाई जाती है, इसको टैबू माना जाता है। तो मैम, एकदम बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आज की ये पॉडकास्ट कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्वागता आपने। सबसे पहले किसी भी चीज़ को एबनॉर्मल बोलने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। जी, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? नॉर्मल पीरियड्स एक लड़की में किस एज में स्टार्ट होने चाहिए? सो नॉर्मल एज ऑफ मिनार्की होता है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब बिगनिंग होती है। इसकी एज होती है जनरली 9 to 15 years, as early as 9 and as late as 15 years। अगर किसी लड़की में इससे पहले स्टार्ट होते हैं तो उसको हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। 9 years से पहले अगर किसी के पीरियड स्टार्ट हो जाए, और अगर 15 years से लेट हो जाते हैं तो वो लेट क्यों हो रहे हैं, तब अगेन हमको उसको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। ओके। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, फॉलिकुलर फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज। एक नॉर्मल साइकिल जो होता है, आज जिस लड़की का पीरियड स्टार्ट हुआ उसको हम लोग डे 1 बोलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और एक नॉर्मल साइकिल की ड्यूरेशन 25 डेज से लेकर 40 डेज के बीच में हो सकती है, लेकिन ये ड्यूरेशन 2 पीरियड्स के बीच की हर लड़की के लिए फिक्स्ड होती है। मतलब अगर आपका पीरियड हर महीने 35 दिन पे आता है और हर बार 35 दिन पे आ रहा है, देन इट इज नॉर्मल फॉर यू। अगर एक लड़की का पीरियड हर महीने 25 दिन पर आ रहा है तो 25 दिन पर ही हर बार आना चाहिए। 25 में 26 हो सकता है, लेकिन अगर किसी का पीरियड एक महीने 25 दिन पर आता है, अगले महीने 40 दिन पर आता है, तीसरे महीने 35 दिन पर आता है, देन दिस इज इरेगुलर पीरियड। हर लड़की की साइकिल रेगुलरिटी अलग होती है। आपका हो सकता है 25 दिन हो और आपकी बहन का हो सकता है 30 दिन हो जी, बट दिस रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड। अब ये जो 30 दिन की हम जो बात करते हैं, इस 30 दिन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ये आप ऐसे बांट सकती हैं कि पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन। तो पहले 15 दिन जो होते हैं उसको हम लोग फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, और बाद के 15 दिन जो होते हैं उसको हम लोग ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। जो पहले 15 दिन होते हैं, इसमें एक फॉलिकल जिसको हम लोग बोलते हैं वो बढ़ना चालू होता है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और ये फॉलिकल जब अपने एक पूरे करेक्ट साइज पे पहुंच जाता है, इस फॉलिकल के अंदर में एग रहता है, तब ये फॉलिकल रप्चर होता है और फिर वो एग रिलीज होता है। जिस दिन ये एग रिलीज होता है
उसके ठीक 14 दिन के बाद में नॉर्मली पीरियड्स आते हैं। ओके। तो किसी भी लेडी का जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो उसकी ओव्यूलेटरी फेज जो होती है वो लगभग सब में फिक्स्ड होती है, यानी कि वो ऑलमोस्ट 14 डेज ही होती है। तो अगर किसी का साइकिल 30 डेज का है तो उसकी फॉलिकल फेज जो होती है, फॉलिकुलर फेज, वो लंबी होती है। बात समझे? 15 डेज ये नहीं होता है, यानी कि उसकी फॉलिकुलर फेज 16 डेज की होगी और ओव्यूलेटरी फेज 14 डेज की होगी। ओके। अभी आज की डेट में ओव्यूलेशन पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसका ऐसे भी हम लोग जैसे बोलते हैं कि किसी को उस समय पर बॉडी टेम्परेचर थोड़ा राइज कर जाता है, सर्वाइकल म्यूकस में इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अभी लेटेस्ट ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट्स आ गए हैं तो उससे कोई भी पता लगा सकता है कि ओव्यूलेशन हुआ, नहीं हुआ या कब हुआ। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसके बाद पीरियड आता है ओव्यूलेटरी फेज के बाद, और जो पीरियड होता है उसकी ड्यूरेशन नॉर्मली 2 to 7 डेज होती है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस जो होता है किसी भी फीमेल में वो अराउंड 75 ml होता है। ओके। तो अगर किसी की ड्यूरेशन 7 डेज से ज़्यादा है या 2 डेज से कम है, या ब्लड लॉस जनरली हम लोग पैड्स क्वांटिटी से जज करते हैं कि कौन सा पैड पेशेंट यूज़ कर रहा है, मुझसे पूछते हैं आपको कितनी बार चेंज करना पड़ता है, क्या आपको रात को उठ के चेंज करना पड़ता है, ये सब कुछ क्वेश्चंस हमारे रूटीन होते हैं ओपीडी में, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि एक्चुअली उसका ब्लीडिंग जो पेशेंट कंप्लेन कर रही है ज़्यादा है या वो परसीव कर रही है, क्योंकि इतना तो अमाउंट नॉर्मल है। ओके। राइट। सो दिस इज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके मैम, जो आप एज के बारे में बताए हैं ना, हाँ। कि 9, अगर यू टेक 9 to 15 इनके बीच में पीरियड्स आना चाहिए, तो अगर 9 से पहले किसी का पीरियड स्टार्ट होता है, हाँ। तो वो इन दैट केस दे शुड विजिट अ गायनेक, राइट? करेक्ट, एकदम जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या क्या फैक्टर्स आप मतलब ट्रीटमेंट पे लाते हो कि क्यों ऐसा हुआ है, व्हाट द चेंजेस शुड हैव कम, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, एक्चुअली आजकल क्या हो गया, देखो आजकल बहुत जनरली सुनने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चों में 8 इयर्स में 7 इयर्स में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, जनरली नहीं सुनते थे। इसको हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो बोन्स की ग्रोथ जो होती है उसमें एक एपिफाइसिस होता है बोन में एंड में, जहाँ से बोन की लेंथ बढ़ती है और किसी आदमी की हाइट बढ़ती है। तो ऐसा बोलते हैं कि वो एपिफाइजियल ग्रोथ रुक जाती है, तो इसलिए वो जिसका पीरियड बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ उसका हाइट थोड़ा कम रह जाता है। ऐसा हालांकि पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड या प्रूव नहीं है, बट हो सकता है कि जितना वो अटेन कर पाता उतना ना कर पाए। तो अभी इतना क्यों कॉमन हो गया है? बिकॉज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों का मोटापा, बच्चों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बच्चों का जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, मोबाइल वॉचिंग, ये सबसे ज़्यादा इसके रीजंस हैं। और बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी आजकल के बच्चों में नहीं है। सब बच्चे आप देखिए, इन जनरल बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर द रीजंस मेनली जिनकी वजह से आज की डेट में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बहुत कॉमन हो गई है। इनफैक्ट मिनार्की की एज भी अभी हमने 9 से बोलना शुरू कर दिया। नाउ वी आर टेकिंग 9 एज द नॉर्मल एज। पहले हम लोग 9 नहीं मानते थे, पहले हम लोग 11 ईयर्स टू 16 ईयर्स मानते थे कि इससे पहले हो गया तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई। लेकिन आज की डेट में हमने 9 को नॉर्मल मान लिया है, क्योंकि जनरली बच्चे 9 ईयर्स में दे स्टार्ट विद देयर पीरियड्स। सो इससे कम पर अगर किसी का स्टार्ट हो जाता है तो उस बच्चे में, क्योंकि 7-8 साल का बच्चा एक पीरियड के लिए रेडी नहीं होता है, तो उस समय पर उसको एक करेक्ट गायनिकोलॉजिकल एडवाइस की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक गायनिक को आपको ज़रूर दिखाना चाहिए कि अगर नहीं, हाँ, मतलब गायनेक के पास विजिट करना भी बहुत ज़रूरी है आफ्टर यू स्टार्ट गेटिंग योर पीरियड्स। रेगुलर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि क्या अंदर चल रहा है बाहर हमको कुछ समझ में आते नहीं। बिल्कुल। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैम, जो आई एम फेसिंग, माई सिस्टर्स आर फेसिंग, माई फ्रेंड्स आर फेसिंग, सब में एक कॉमन चीज़ है जो है इरेगुलर पीरियड। हम उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यंग गर्ल्स में ये बहुत कॉमनली एक हमारे पास कंप्लेन आती है आए दिन कि पीरियड्स टाइम से नहीं होते, 2-2, 3-3 महीना गुजर जाता है पीरियड नहीं होते हैं, चेहरे पर एक्ने आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली
PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बेसिकली इसमें देखिए पीरियड टाइम से नहीं होते, पीरियड डिलेड हो जाते हैं, कभी किसी की ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, कभी किसी को ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग। साइकिल 2 महीने नहीं आया, 3 नहीं आया, 6 महीने नहीं आया। इसके साथ में सबसे कॉमन जो इसका एसोसिएटिंग सिम्टम होता है वो होता है चेहरे पर कोर्स हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ आ जाता है। जैसे जेंट्स की दाढ़ी होती है, ऐसे मोटे मोटे हेयर निचले हिस्से में आ जाना, ये चिन एरिया, ये इस एरिया में एक्नी होना, इसके साथ में हेयर फॉल होना, सिर के बाल गिर जाते हैं, बहुत हेयर फॉल होता है। और ऐसी जगह में हेयर आ जाते हैं जहाँ पर हेयर लड़कियों को नीचे जैसे चेस्ट में, बैक में, यहाँ सब पर हेयर ग्रोथ हो जाना। और अगर लॉन्ग टर्म में जाएं तो इसके साथ में डायबिटीज़ हो सकती है, लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में जाएं तो एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। PCOS सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनफर्टिलिटी का। जब मैरिज हो जाती है तो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इसका इलाज कैसे करें, मतलब हाउ डू वी ट्रीट दिस? इलाज तो देखो डॉक्टर करेगा। PCOS बेसिकली याद रखो कि PCOS इनक्यूरेबल है। PCOS को आप सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हैं, और PCOS का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो पेशेंट को ही करना है। डोंट डिपेंड अपॉन अस, हमारे ऊपर भी डिपेंड मत करो, दवाइयों पे भी डिपेंड मत करो। PCOS ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरली आप देखेंगे कि बहुत ओबेस फीमेल्स में जिनका थोड़ा वेट हायर साइड पर होता है उनमें PCOS ज़्यादा कॉमन होता है, बट ऐसा नहीं है कि उनमें ही होता है। पतली लड़कियों में भी PCOS होता है, उसको हम लोग लीन PCOS बोलते हैं और ओबेस PCOS, 2 पार्ट हो गए। तो मोटी लड़की को तो हम बोल देते हैं वजन घटाओ, लेकिन पतली को भी थोड़ा वजन घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो PCOS पेशेंट्स होते हैं वो अगर 5% ऑफ देयर बॉडी वेट भी लूज करते हैं तो उससे भी उनके जितना हार्मोनल डिसबैलेंस होता है ये बहुत हद तक करेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले PCOS का मैनेजमेंट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर जरूरी है क्लीन ईटिंग। क्लीन ईटिंग का मतलब होता है बैलेंस डाइट, यानी कि आपके खाने में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर सबकी एडिक्वेट मात्रा होनी चाहिए। एक्चुअली हमारी इंडियन डाइट जो है दैट इज टोटली बैलेंस डाइट। आप 1 कटोरी दाल खाइए, 1 कटोरी सब्जी खाइए, 1 कटोरी दही खाइए, 1 कटोरी सैलड खाइए और थोड़ा सा राइस खाइए। तो इसमें आपका सब चीज़ों का बैलेंस हो गया। प्रोटीन आप जैसे भी, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपना नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं। आप वेजिटेरियन हैं तो चना, छोला, राजमा, सोयाबीन, पनीर, ये सब आप ले सकते हैं। और प्लस एक्सरसाइज, डेली 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज मिनिमम 5 डेज ए वीक आपको करनी पड़ेगी। आप कोशिश करें कि आप 3 डेज कार्डियो करें और 3 डेज आप अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें ताकि आपके मसल बिल्डअप हो। प्लस आपको मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है इसमें जी। हमेशा पीरियड्स का एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है साइकोलॉजी के साथ, तो इसका बार बार टेंशन लेना, इसको बार बार डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये समझिए और अकॉर्डिंगली आप अपना डाइट पर, अपने वर्कआउट पर, अपने स्क्रीन टाइम पर, इन सब पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। स्टैटिक लाइफ ना लीड करें। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां कंप्लेंट करती हैं कि हम कब एक्सरसाइज करें। आप जब किसी मॉल में जाती हैं, आप लिफ्ट और एस्केलेटर ना लेके आप सीढ़ी चढ़िए ना, वो भी तो एक्सरसाइज ही है। वो भी एक्सरसाइज है। आप जितना हो सके वॉकिंग करिए, आप जितना हो सके सीढ़ी चढ़िए, आप एक्टिव रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। तो इससे आपकी PCOS में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और डाइट कंट्रोल रखिए। इसके बाद जितना भी काम है वो डॉक्टर का है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हाइजीन मेंटेनेंस के एक बहुत इम्पोर्टेंस है ना, तो हाउ टू मेंटेन दैट हाइजीन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? बिल्कुल, जैसे नई बच्चियों में जो पीरियड स्टार्ट होता है, शुरू में बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो पुराना एजेस वाला जो तरीका चलता आया, कपड़ा यूज़ करना, धोना, सुखाना, दिस इज़ टोटली अनहेल्दी। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा प्रॉपर सैनिटरी पैड्स ही बाजार से यूज़ करने चाहिए। किसी भी पैड को 6 घंटा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सॉइल्ड है या नहीं सॉइल्ड है। आपको अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। यूरिन को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। इस पानी के अंदर वो पानी भी इंक्लूडेड है जो आपके सब्जी में, आपके फ्रूट्स खाने में,
किसी भी चीज में जा रहा है, वो पानी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज इनफ। कभी भी वेजाइना को डूश नहीं करना चाहिए, यानी कि हैंड जेट से स्ट्रॉन्ग स्प्रे आपको वेजाइना के अंदर नहीं मारना चाहिए, जो कि बहुत टेम्पटिंग होता है। बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, वो आपका जो सरफेस का बैक्टीरिया होता है उसको भी अंदर पुश कर देता है। वेजाइना की एक अपनी पीएच होती है। वेजाइना इज ए सेल्फ क्लीनिंग ऑब्जेक्ट, तो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होने के कारण इसको किसी साबुन की, किसी शैम्पू की, किसी भी डेटॉल या सेवलॉन, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। सिंपल प्लेन ल्यूकवार्म वाटर इज इनफ टू क्लीन द वेजाइना। तो और हेयर कट करने के लिए आप हमेशा कोशिश करें सिजर का इस्तेमाल करें। अगर आप बिकिनी वैक्स पे जाती हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे प्रॉपर, जहाँ ट्रेंड लोग हैं ऐसे ही सैलून में जाएं, जहाँ आप किसी और का इन्फेक्शन आपके अंदर ना आए, जहाँ वैक्स को किसी और का अगर बिकिनी वैक्स किया गया है तो उसका जो भी स्पैचुला वगैरह यूज़ किया गया है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है, उस वैक्स में वापस आपको यूज़ ना किया जाए। तो कुछ हाइजीन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सब के जाने से पहले। अंडरगारमेंट्स जितना हो सके कॉटन के पहने। बहुत टाइट क्लोथिंग आप 24 घंटा ना पहने, जैसे कि ऑफिशियल गर्ल्स होती हैं जो ऑफिस में काम करती हैं, हमेशा टाइट जीन्स में रहती हैं। वेजाइना टू नीड्स टू ब्रीथ, तो आप घर आए तो लूज कॉटन के कपड़े पहने। ये कुछ चीज़ों का आप ज़रूर से ख्याल रखें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में अगर आप ये सब रखती हैं तो आपको शायद इसके बाद रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत कॉमनली लेडीज़ आती हैं कि हमको रिकरेंट यूटीआई होते रहता है। तो बेसिकली यूटीआई जो रिकरेंट होता है बार बार, जनरली 100% नहीं मैं बोलूँगी, उसका रीज़न होता है इकोलाई इन्फेक्शन, जो कि मेजरली फीकल मैटर से आता है, स्टूल से। तो क्या होता है कि लेडीज़ जब वॉश करती हैं स्टूल्स तो उनका स्टूल का पानी वेजाइना में चला जाता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी वाइप करें इट शुड बी फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नॉट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा हाइजीन मेंटेनेंस के लिए। मैम एक और सवाल है जो ये है कि अभी हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत फास्ट, बहुत फॉरवर्ड और बहुत ही मॉडर्नाइज्ड हो गया है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जब भी कपल्स, पार्टनर्स मतलब कनेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो एसटीडी के चांसेस होती है। तो हाउ टू अवॉइड दैट अलोंग विद अनवांटेड प्रेगनेंसीज? बिल्कुल, देखो स्वागता, आज की डेट में इतना साइंस आगे बढ़ चुका है कि किसी भी लड़की को अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। आप जब अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी, आज बहुत यंग लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि आइडियल एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट क्या होनी चाहिए, तो जब से इट शुड बी आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज। जब गवर्नमेंट अबॉर्शन अलाउ करे उसके बाद ही होना चाहिए। सेकेंडली, कोई भी प्रेगनेंसी अनवांटेड नहीं होनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो आपको हमेशा बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि कॉन्डोम्स, उनका इस्तेमाल एक लड़की को ज़रूर करना चाहिए जब तक कि वो किसी लड़के के साथ स्टेबल रिलेशन में नहीं है, जब तक वो नहीं जानती कि उस लड़के को कोई एसटीडी नहीं है, या वो किसी और के साथ पहले रिलेशन में नहीं रह चुका, या आगे किसी के साथ रिलेशन में या साइमल्टेनियसली नहीं है। तो आपको अपना प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप बैरियर मेथड का इस्तेमाल करें, ताकि आपको ना तो कोई एसटीडी हो और ना आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। और अगर आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो रादर देन आप किसी क्वैक के पास जाएं, आप ऊट पटांग गूगल करके तरीके इस्तेमाल करें, प्लीज गो टू ए गायनेकोलॉजिस्ट। आज की डेट में हर लड़की को राइट है 18 ईयर्स में कि वो प्रेगनेंसी रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है, ये उसको पूरा हक है। इवन एक मैरिड फीमेल को भी अपने हस्बैंड से, अपने इन-लॉज से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये टोटली आपकी इच्छा है, आपका बॉडी आपकी इच्छा, आप रखना चाहती हैं रखें। एंड यू कैन गो टू ए गायनेकोलॉजिस्ट और आप वहाँ से जो सही तरीका है प्रॉपर मेडिकल सलाह लेकर आप अपना अबॉर्शन करा सकती हैं। मैम हम ऑलमोस्ट हमारे पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं, तो एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी वो बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, वो है सर्विकल कैंसर। मैम इसके बारे में कुछ बताइए। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आज। देखिए,
एक ऐसा वैक्सीन जो किसी कैंसर के अगेंस्ट अवेलेबल है, ये इकलौता वैक्सीन है। ओके। तो वी फील लकी कि एक ऐसा वैक्सीन है जो किसी कैंसर से बचाता है। और व्हाट इज सर्विक्स? सर्विक्स होता है बच्चेदानी का मुंह, और सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन नंबर 1 एंड नंबर 2 इज सर्वाइकल कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर और बाकी कैंसर्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल बहुत कम कैंसर्स होते हैं। कुछ कैंसर्स जेनेटिक होते हैं, कुछ कैंसर्स और रीजंस से होते हैं, बट ये सर्वाइकल कैंसर इज वन कैंसर विच इज टोटली प्रिवेंटेबल, क्योंकि ये एक वायरस से होता है जो एचपीवी वायरस है। इस वायरस से होने वाले जितने भी कैंसर्स हैं वो हम इस वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो वैक्सीन होती है ये 2 तरह की आती है। एक आती है जो 4 स्ट्रेन्स ऑफ दिस वायरस के अगेंस्ट अवेलेबल है, और दूसरी आती है जो 9 स्ट्रेन्स ऑफ एचपीवी वायरस के अगेंस्ट अवेलेबल है। अभी इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, सर्वावैक उसका नाम है। दूसरी आती है गार्डासिल। तो ये जो वैक्सीन है इसकी 9 ईयर्स से ये स्टार्ट की जाती है। एज पर कंपनी रिकमेंडेशन 9 to 45 ईयर्स इसको देते हैं, वो लोग बोलते हैं, लेकिन वी डोंट सजेस्टेड दिस वैक्सीन आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। 9 to 14 ईयर्स इसके सिर्फ 2 इंजेक्शन ही सफिशिएंट होते हैं, 0 and 6, एंड फ्रॉम 14 ईयर्स टिल 45 ईयर्स इसके 3 इंजेक्शन लगते हैं, 0, 2, 6। तो कोई भी वैक्सीन आप लें, चाहे आप गार्डासिल 4 लें, चाहे 9 लें, चाहे सर्वावैक लें, लेकिन ये वैक्सीन हर लड़की को ज़रूर लगानी चाहिए। और गार्डासिल 9 जो आती है वो लड़कों के लिए भी होती है, जो पेनाइल कैंसर, ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, जहाँ जहाँ एचपीवी वायरस से कैंसर होता है उस सबको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। वॉर्ड्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है जो एचपीवी वायरस से होते हैं। लेकिन लड़कों में सिर्फ गार्डासिल 9 ही काम करती है, और सर्वावैक उसमें गार्डासिल 4 बॉयज़ के लिए नहीं है। ओके। तो ये वैक्सीन मैं ज़रूर कहूँगी हर लड़की को ज़रूर लगाएं जो भी इस एज ग्रुप में फॉल कर रही हैं। Thank you so much, ma'am. It was such an honor having you in our studio. Such an informative podcast. I hope कि जितने भी दबे सवाल आपकी जहन में थे वो आज हमारे पॉडकास्ट के दौरान वो सारे आपको आंसर्स मिल गए हैं। तो always remember, don't just Google, seek expert guidance. Thank you so much. See you in our next podcast.